हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 10 का भूगोल विषय को हम कवर कर रहे हैं और एक नए अध्याय के साथ खनिज व ऊर्जा संसाधन बहुत महत्वपूर्ण बोर्ड एग्जामिनेशन में। लास्ट हमने एग्रीकल्चर को पूरा कर लिया है और एग्रीकल्चर में जितनी भी क्रॉप्स, जितनी भी फसलें थी, उनको हमने सम्मिलित करते हुए इम्पोर्टेंट जो भी क्रॉप्स थी वो मैंने आपको बताया। मैपिंग टूल्स पर भी क्वेश्चन बन सकता है, तो वो भी आप ध्यान रखें, मैपिंग बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। और एक क्वेश्चन आपका मैप बेस ही आएगा जिसमें आपसे 5 लोकेशन पूछी जाएगी, आपको लिखना है, आपको मैप में शो करना है वहाँ पर। आज हम एक नया पॉइंट, एक नया टॉपिक खनिज व ऊर्जा संसाधन की बात कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले इसकी परिभाषा महत्वपूर्ण है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, खनिज संसाधन किसे कहते हैं, तो आपको परिभाषा में बताना है। खनिज से तात्पर्य भूमि से खनन क्रिया के द्वारा निकाले गए रासायनिक तथा भौतिक गुण के पदार्थ होते हैं जो कि मानव के लिए उपयोगी होते हैं, इन्हें खनिज संसाधन कहते हैं। तो ये आपकी परिभाषा हो जाएगी, आप ये ध्यान रखना है। खनिज से तात्पर्य क्या होता है? भूमि से खनन क्रिया का मतलब होता है खोदने के लिए, ठीक है। खनन क्रिया को बोलते हैं खोदना, ड्रिलिंग करना, ठीक है, खोदना। तो खनन क्रिया द्वारा ये एक्टिविटी होती है, खनन क्रिया द्वारा, जैसे खोदना, कहाँ पर? भूमि पर, जिसमें पदार्थों में रासायनिक और भौतिक गुण सम्मिलित होते हैं जो मानव के लिए क्या होते हैं? उपयोगी होते हैं। मानव के लिए कैसे होते हैं? उपयोगी होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? खनिज संसाधन। तो ये इसकी परिभाषा है, आप जरूर ध्यान रखें, क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट पे ध्यान रखना है, निर्माण में भौतिक और जैविक कारकों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो खनिजों के बनने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या होता है? सबसे महत्वपूर्ण कारक होता है भौतिक। कौन सा कारक होता है? भौतिक। और एक दूसरा कौन सा होता है? जैविक। दूसरा कौन सा होता है? जैविक। तो एक तो हो गया भौतिक और एक हो गया आपका जैविक। तो 2 कारक महत्वपूर्ण, भौतिक कारक और जैविक कारक। भौतिक कारक में हवा, जल, वर्षा, तुषार, ऐसी एक्टिविटी भौतिक कारक कही जाती है। और जैविक क्रिया जिसके अंतर्गत पेड़ पौधे, जीव जंतु के मरने के बाद उनमें सड़न और गलन की एक्टिविटी होती है और भूमि में कहीं ना कहीं वे जैविक क्रिया उत्पन्न करते हैं और साथ ही साथ में भौतिक क्रिया भी उत्पन्न होती है। तो ऐसी क्रिया से ही खनिज का निर्माण होता है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, इसी कारण इन्हें अजैविक और जैविक खनिजों के रूप में विभाजित किया जाता है। पहले हम बात करते हैं कि जैविक खनिज कौन कौन से हैं। कोयला और पेट्रोलियम, कोयला और पेट्रोलियम जिसको हम कहते हैं प्राकृतिक के तेल, ठीक है, नेचुरल ऑयल हमें जिसके कहते हैं, ये कैसे खनिज हैं? जैविक खनिज। जबकि लोहा, मैग्नीज, ये किस प्रकार के हैं? ये अजैविक खनिजों की श्रेणी में रखा जाता है। देखिए, वापस एक बार देखते हैं हम, वापस गौर करते हैं कि क्या अंतर है कोयला और प्राकृतिक तेल, इन्हें जैविक खनिजों में सम्मिलित किया जाता है, जबकि लोहा और मैग्नीज को अलग से सम्मिलित किया जाता है। क्या अंतर है? देखिए, कोयला और प्राकृतिक गैस या प्राकृतिक तेल जो है, ये जैविक खनिज इसलिए हैं क्योंकि वनस्पति, जीव जंतु के सड़ने और गलने से प्रोसीजर से कोयला और पेट्रोलियम का निर्माण होता है, ध्यान रखिएगा। इसलिए हमने इसको नाम दे दिया जैविक खनिज।
जबकि लोहा और मैग्नीज ये अजैविक की श्रेणी में आता है। ये ताप दाब की क्रिया के द्वारा इस प्रकार की एक्टिविटी होती है जिससे लोहा, मैग्नीज, तांबा, अन्य धातुएं प्राप्त की जाती हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट है, भारत खनिज संसाधनों की दृष्टि से संपन्न देश है। ठीक है, यहाँ भूगर्भिक संरचना ने विविध खनिजों के पदार्थों को प्रदान करता है। लगभग 96% खनिजों के भंडार, 96% खनिजों के भंडार, ये इम्पोर्टेंट है, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? प्रायद्वीपीय पठारी भाग, अरावली पर्वतीय प्रदेश, ब्रह्मपुत्र घाटी प्रदेश, हिमालय क्षेत्र और दक्षिण तटीय प्रदेश। ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश, ब्रह्मपुत्र घाटी रीजन, हिमालय क्षेत्र और दक्षिणी तटीय प्रदेश, ये आप ध्यान रखना है। मैप में आपको बता देता हूँ कि मैप में ये लोकेशन कहाँ कहाँ आपको बतानी है। देखिए, नंबर वन में सबसे प्रायद्वीपीय भाग, ये पूरा भाग प्रायद्वीपीय पूरा। ठीक है, तटीय भाग को छोड़कर ये भाग प्रायद्वीपीय भाग कहलाता है। ये प्रायद्वीपीय भाग है। प्रदेश राजस्थान में अरावली पर्वतीय प्रदेश, ये भी खनिजों की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश, यहाँ नदी ब्रह्मपुत्र घाटी प्रदेश के नाम से जाना जाता है। और ये हिमालय पर्वतीय प्रदेश। तो 3 प्रदेश तो ये महत्वपूर्ण हो गए। 3 प्रदेश महत्वपूर्ण, एक तो अरावली ब्रह्मपुत्र नदी घाटी का भूभाग और ये हिमालय पर्वतीय प्रदेश, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। और एक मैंने आपको बताया कि प्रायद्वीपीय पठारी भाग का रीजन है। ठीक है, प्रायद्वीपीय पठारी भाग का रीजन है। ये पूरा भाग जो है ये पठारी भाग का रीजन है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, आगे हम बात करते हैं और क्या महत्वपूर्ण है। आगे है, इन्हें किया गया है और वर्गीकरण के आधार पर हमें पढ़ना पड़ेगा कि क्या महत्वपूर्ण है। नंबर 1, धात्विक खनिज। सबसे पहला वर्गीकरण किया है धात्विक खनिज। इसे समझना आवश्यक है कि धात्विक खनिज क्या होते हैं, क्यों महत्वपूर्ण। आइए देखते हैं। ऐसे खनिज जिसमें धातु का अंश हो, ध्यान रखना, ऐसे खनिज जिसमें क्या हो, धातु का अंश हो। तो धात्विक खनिज में क्या होता है, धातु का अंश होता है, ये ध्यान रखना है। धात्विक खनिज में क्या होगा, धातु का अंश विद्यमान होगा। ऐसे खनिज धात्विक खनिज कहलाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि धात्विक खनिज किसे कहते हैं, कोई 2 उदाहरण बताइए। तो सिंपल सी डेफिनेशन, ऐसे खनिज जिनमें किसका अंश होगा, धातु का, जिसमें किसका अंश होगा, धातु का, वो धात्विक खनिज कहलाते हैं। इनके 2 प्रकार हैं, इनके 2 प्रकार हैं, ये महत्वपूर्ण है। देखिए, इनके 2 महत्वपूर्ण प्रकार अभी मैं बताता हूँ। इनके 2 महत्वपूर्ण प्रकार कौन से हैं। एक है लोहे धातु प्रदान, लोहे धातु प्रदान। दूसरा है अलोहे धातु प्रदान। जिसमें लोहा अंश की मात्रा होगी, जिसमें लोहा अंश की मात्रा होगी वो तो कहलाएगा लोहे धातु प्रदान। जिसमें लोहा अंश की मात्रा होगी वह कहलाएगा लोहे धातु प्रदान। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपसे पूछे कि धात्विक खनिज किसे कहते हैं, कोई एग्जाम्पल या कोई 2 एग्जाम्पल देके बताइए, कोई 2 उदाहरण देके बताइए। तो आपको सिर्फ इतना बताना है, ऐसे खनिज जिसमें किसी धातु का अंश हो उसे हम धात्विक खनिज कहेंगे। सिर्फ सिंपल सी डेफिनेशन आपको इतनी देनी है। आपसे पूछे कि 2 उदाहरण, तो आप एक लोहा एक्स कह सकते हैं, एक आपको याद रहेगा तांबा, सोना, चांदी, ये ध्यान रख लें। ठीक है, ये धात्विक खनिज में इसको सम्मिलित कर लेते हैं। लेकिन अब नेक्स्ट ये है कि नेक्स्ट आपसे पूछे कि इसके प्रकार कितने हैं, इसके प्रकार कितने हैं, तो इसके 2 प्रकार है।
एक है लोहा धातु प्रधान, एक है अलोह धातु प्रधान। दो प्रकार के इसके विभाजित करने के उद्देश्य दो प्रकार के हैं। जिसमें लोहे अंश की प्रधानता पाई जाती है उसे लोहा एक्स, क्रोमाइट, पाइराइट, टंगस्टन और कोबाल्ट। ओके, धातु प्रधान में क्या होगा? धातु प्रधान में लोहे अंश की मात्रा होगी। धातु प्रधान में लोहा अंश की मात्रा होगी, और यदि लोहे अंश की मात्रा होती है तो ऐसे खनिज कहलाएंगे लोहे धातु प्रधान। तो उसमें लोहे एक्स, क्रोमाइट, पाइराइट, टंगस्टन या कोबाल्ट, ये आपको उदाहरण देने हैं। और अलोह धातु प्रधान में क्या होगा? जिसमें लोहे का अंश नहीं पाया जाता, जिसमें लोहे का अंश नहीं पाया जाता। इसमें सोना, चांदी, तांबा, जस्ता, ऐसे उदाहरण आप दे सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि धात्विक खनिज की परिभाषा जिसमें धातु पाई जाती है, जिसमें धातु पाई जाती है, धातु का अंश विद्यमान होता है, वो कहलाते हैं धात्विक खनिज। उदाहरण पूछे तो लोहा, तांबा, बॉक्साइट, मैग्नीशियम, कुछ भी आप दो उदाहरण लिख सकते हैं। यदि आपसे पूछे कि कोई दो प्रकार बताइए तो एक है लोहे धातु प्रधान जिसमें अंश की प्रधानता हो, और अलोह धातु प्रधान जिसमें लोहे के अंश की मात्रा नहीं हो, अंश की प्रधानता नहीं हो, वह अलोह धातु प्रधान। समझ गए आप? नेक्स्ट, तो पहला हमने पढ़ा धात्विक, और अब हम पढ़ते हैं अधात्विक। ठीक है, समझ में आ गया? धात्विक में धातु पाई जाती है दो प्रकार से, लोहे धातु और अलोह धातु। नेक्स्ट बात करते हैं अधात्विक खनिज। दूसरा है अधात्विक खनिज, ऐसे खनिज जिसमें धातु अंश नहीं होता, ऐसे खनिज जिनमें धातु का अंश नहीं होता। तो देखिए, नंबर 1 धात्विक, धातु है, धातु का अंश विद्यमान है। और अधात्विक मतलब धातु नहीं है। क्लियर? धात्विक मतलब धातु है, और अधात्विक मतलब क्या हो गया? जिसमें धातु नहीं है। इतना ध्यान रखना है आपको, ठीक है? जिसमें धातु है वो धात्विक, जिसमें धातु नहीं है वो अधात्विक। क्लियर? नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसके उदाहरण क्या है। जिसमें ऐसे खनिज जिनमें धातु का अंश नहीं पाया जाता वो कौन से हैं? अधात्विक। उदाहरण चूना पत्थर, डोलोमाइट, अब्रक, जिप्सम। इस प्रकार के खनिज कैसे होते हैं? अधात्विक खनिज कहलाते हैं। उसके बाद ऊर्जा खनिज, ऐसे खनिज जो ऊष्मा या ऊर्जा प्रदान करते हों, ऐसे खनिज जो ऊष्मा या ऊर्जा प्रदान करते हों वह खनिज क्या कहलाते हैं? ऊर्जा प्रदान खनिज। जैसे नंबर 1 ईंधन खनिज, जिससे ईंधन के रूप में उपयोग किया जा सकता है, जिसे ईंधन के रूप में उपयोग किया जा सकता है। उसमें कोयला, पेट्रोलियम, ठीक है, प्राकृतिक गैस, ये किस प्रकार के हो गए? ये ईंधन खनिज हो गए। ये किस प्रकार के हो गए? ईंधन खनिज हो गए। फिर आपसे पूछे कि फिर दूसरा प्रकार कौन सा है? तो अणुशक्ति वाले। दूसरा कौन सा है? अणुशक्ति वाले। ठीक है, इनसे भी ऊर्जा प्राप्त होती है, लेकिन ये मात्रा में बहुत कम होते हैं, लेकिन विस्फोटक सामग्री के आधार पर ये बहुत अधिक ऊर्जा प्रदान करते हैं। ठीक है, पहला पड़ा कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये वो ईंधन खनिज थे। और ये खनिज कैसे हैं? ये अणुशक्ति के खनिज है। कैसे खनिज है? अणुशक्ति के खनिज है। इसमें यूरेनियम, थोरियम, बेरिलियम और इल्मेनाइट शामिल किए जाते हैं। तो समझ में आ गया होगा। फिर मैं एक बार आपको वापस बता देता हूँ। पहले तो परिभाषा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ऐसे खनिज जो कि भूमि से खनन क्रिया के द्वारा, जिनमें रासायनिक और भौतिक गुण होता है, इन्हें मानव के लिए उपयोगी माना जाता है, मानव के लिए उपयोगी होते हैं। ठीक है, ऐसे खनिज संसाधन कहलाते हैं। ठीक है, जैविक और अजैविक दो प्रकार की कैटेगरी हमने बताई अभी आपको। कौन कौन सा रीजन महत्वपूर्ण है? प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र, अरावली रीजन, अरावली पर्वतीय प्रदेश, ब्रह्मपुत्र नदी घाटी का रीजन और हिमालय पर्वतीय प्रदेश, ये महत्वपूर्ण है। फिर हमने पढ़ा कि भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर इन्हें
4 कैटेगरी में विभाजित किया था। कितनी कैटेगरी? 4। नंबर 1 धात्विक, एक था धात्विक। नंबर 2 अधात्विक, ठीक है। नंबर 3 क्या था? यस, ईंधन खनिज, ईंधन खनिज। और नंबर 4 में क्या था? तो नंबर 4 में अणुशक्ति के खनिज, अणुशक्ति के खनिज। धात्विक में 2 और थे, अलोह और लोह, ठीक है। लोहे में लोहे अंश की मात्रा होती है और अलोह में लोहे अंश की मात्रा नहीं होती। जबकि धात्विक खनिज में क्या होता है? इसमें धातु के अंश की मात्रा विद्यमान होती है। अधात्विक में क्या होता है? इसमें लोहे अंश की मात्रा या धातु की मात्रा नहीं होती, धातु की मात्रा नहीं होती, धातु का अंश नहीं होता। जिप्सम, अब्रक, चूना पत्थर, डोलोमाइट, इस प्रकार के धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज। और धात्विक खनिज में लोएक्स, क्रोमाइट, पायराइट, टंगस्टन, कोबाल्ट, ऐसे खनिज धात्विक खनिज। ईंधन खनिज ऐसे खनिज जिनका उपयोग किया जा सकता है, ठीक है, ऊर्जा अधिक देते हैं लेकिन क्वांटिटी भी अधिक होती है, मात्रा भी अधिक होती है। इसमें कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस महत्वपूर्ण हो गया। फिर रहता है अणुशक्ति वाले। अणुशक्ति के आधार पर हम देखें तो अणुशक्ति के आधार पर भी इम्पोर्टेंट है। अणुशक्ति के आधार पर जैसे जिप्सम, यूरेनियम, थोरियम, बेरिलियम, ये महत्वपूर्ण है, तो अब इनका जरूर ध्यान रखें। नेक्स्ट, फिर एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण है कि भारत की सबसे समृद्ध खनिज पेटी का वर्णन कीजिए। भारत की सबसे समृद्ध खनिज पेटी का वर्णन कीजिए। इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है। आपके दिया हुआ है कि खनिज पेटियाँ कौन कौन सी हैं, तो जो अभी हमने चर्चा की उस पर भी क्वेश्चन बन सकता है, तो वो भी आप ध्यान रखें कि कौन कौन सी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट, एक क्वेश्चन बन सकता है, भारत की उत्तर पश्चिम खनिज पेटी का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। भारत की उत्तर पश्चिम खनिज पेटी का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो ये भी आप ध्यान रखना, उत्तर पश्चिम खनिज पेटी का मतलब कौन सा हो गया? अरावली पर्वतीय प्रदेश की ये बात करता है, ठीक है। एक क्वेश्चन हो गया। ऐसे अधात्विक खनिज किसे कहते हैं? उदाहरण देकर समझाइए, ठीक है। ये ऐसे पूछेगा, भारत में अधात्विक खनिजों के नाम बताइए, भारत में धात्विक खनिजों का नाम बताइए, या धात्विक खनिज किसे कहते हैं, कोई 2 उदाहरण बताइए। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं भारत के प्रमुख खनिज। भारत के प्रमुख खनिज, हम इसकी चर्चा करते हैं कि भारत के प्रमुख खनिजों में से प्रथम स्थान किसका है और ये क्यों महत्वपूर्ण है। हम एक की बात करते हैं। देखिए नंबर 1, नंबर 1 बात करें, नंबर 1 है भारत के प्रमुख खनिजों में लोएक्स, इंग्लिश में बोलते हैं इसे आयरन ओर, ठीक है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आयरन और, हिंदी में लोएक्स। देखिए यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्या संभावना है क्वेश्चन आने की। एक तो क्वेश्चन बनेगा कि लोहे एक्स की कुल किस्में कितनी हैं, एक क्वेश्चन ये बनेगा, ध्यान रखना। मैग्नेटाइट, ये इसकी किस्में हैं लोहे एक्स की, हेमेटाइट, लिमोनाइट, सिडेराइट, ये जरूर ध्यान रखना। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, किस्में कौन कौन सी किस्में हैं। दूसरा, लोहे एक्स कहाँ प्राप्त होता है, कौन सी चट्टानों से प्राप्त होता है, तो आग्नेय चट्टानों से। कौन चट्टानों से? आग्नेय चट्टानों से। आग्नेय चट्टानों का जो निर्माण होता है वह किसके द्वारा होता है? ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा। आग्नेय चट्टानों का निर्माण किस हो रहा है? ज्वालामुखी क्रियाओं के द्वारा। आंतरिक भाग में जब हलचलें उत्पन्न होती हैं तो आंतरिक भाग से ज्वालामुखी उत्पन्न होता है और धरातल पर प्रकट होता है। ये गर्म मैग्मा के रूप में, और जब धरातल पर प्रकट होता है तो लावा के रूप में जाना जाता है। और इस लावा में मिश्रित रूप से लोहा मिलकर आता है, मिश्रित रूप से लोहा मिलकर आता है।
क्योंकि पृथ्वी की आंतरिक संरचना का जब हम अध्ययन करते हैं कक्षा 11-12 में महत्वपूर्ण होता है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना में इस प्रकार से पृथ्वी की आंतरिक संरचना होती है इस प्रकार से। इसका ऊपरी भाग भूपर्पटी कहलाता है, मध्यवर्ती भाग मेंटल रीजन कहलाता है और फिर अंतिम जो भाग है वो अंतिम भाग क्रोड कहलाता है। अंतिम भाग क्रोड कहलाता है और इसी क्रोड में लोहा प्लस निकेल, लोहा प्लस निकेल ये पाए जाते हैं। तो पृथ्वी के आंतरिक भाग में लोहांश की मात्रा होने के कारण ज्वालामुखी क्रिया के माध्यम से ये पदार्थ बाहर आते हैं और इन्हीं से लोहा एक्स हमें प्राप्त होता है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आगे आएगा कि भंडार की दृष्टि से या उत्पादन की दृष्टि से कौन कौन से राज्य महत्वपूर्ण हैं। जैसे नंबर 1 उड़ीसा, देश के कुल भंडार का 30% भाग किसके पास है, उड़ीसा के पास। उत्पादन के आधार पर 28%, उत्पादन के आधार पर 28%। किस प्रकार का, तो हेमेटाइट प्रकार का। किस प्रकार का, तो हेमेटाइट प्रकार का लोएक्स मिलता है। नेक्स्ट ध्यान रखना कौन कौन से भंडार के स्थल हैं, ठीक है, तो ये जरूर ध्यान रखना। मयूरभंज, सुंदरगढ़, क्योंझर जिले ये महत्वपूर्ण है। मयूरभंज, सुंदरगढ़, क्योंझर जिले ये इम्पोर्टेंट है। मयूरभंज जिले में गुरुम मिसानी, सुलेमपात और बादाम पहाड़, और क्योंझर जिले में बांसपानी, ठकुरानी, किरुबरू। तो इम्पोर्टेंट क्या है ये जरूर ध्यान रखना। मयूरभंज एक तो इसको मार्क कर लें, बादाम पहाड़ इसको मार्क कर लें और इसी के साथ यहाँ पर क्योंझर जिला है, आप इसे भी मार्क कर लें तो ये महत्वपूर्ण हो जाएगा, ठीक है। मयूरभंज जिला है और मयूरभंज जिले में सबसे महत्वपूर्ण सुलेमपात, बादाम पहाड़ इम्पोर्टेंट, और क्योंझर जिले में सबसे इम्पोर्टेंट है बांसपानी, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ से लोहा एक्स का निर्यात विशाखापट्टनम पारादीप बंदरगाह, ठीक है, जापान को निर्यात कर दिया जाता है। उसके बाद महत्वपूर्ण है कि कर्नाटक राज्य, पहला उड़ीसा राज्य, दूसरा कर्नाटक राज्य। अब कर्नाटक राज्य की बात करें तो ये देश के कुल भंडार का 25% भाग है। देश के कुल भंडार का 25% भाग कहाँ पर है, कर्नाटक राज्य में। देश का कुल भंडार का कितना भाग, 25% भाग कर्नाटक में है। नेक्स्ट यहाँ पर हेमेटाइट प्रकार का लोएक्स मिलता है। हेमेटाइट प्रकार का लोएक्स स्थान महत्वपूर्ण है बल्लारी, ठीक है, स्थान महत्वपूर्ण है बल्लारी। चिकमंगलूर ये भी महत्वपूर्ण है, चिकमंगलूर। चित्रदुर्ग ये भी महत्वपूर्ण है, ओशिमोगा जिला, ठीक है। सभी महत्वपूर्ण जिले हैं कर्नाटक के, याद हो जाएंगे आपको, बल्लारी, चिकमंगलूर, चित्रदुर्ग। चिकमंगलूर चित्रदुर्ग दोनों एक जैसे हैं, एक चिकमंगलूर है एक चित्रदुर्ग है, याद हो जाएगा आपको, और बल्लारी, ठीक है, शिवमोगा जिला महत्वपूर्ण। उसके बाद एक और सबसे महत्वपूर्ण बाबा बूदन की पहाड़ी और कालाहांडी ये भी महत्वपूर्ण है, ठीक है। बाबा बूदन की पहाड़ी और कालाहांडी, ठीक है, ये भी महत्वपूर्ण है। सारे कहाँ पर है, कर्नाटक में। देखो इसको याद करने का ऐसे ध्यान रखना, कर्नाटक राज्य अब याद करें कि कर्नाटक राज्य याद करना है, और कर्नाटक राज्य में देखिए, कर्नाटक राज्य में कालाहांडी नाम आ रहा है। कर्नाटक राज्य में कैसे कर्नाटक, कैसे कालाहांडी, केमनगुड़ी और कुद्रेमुख याद हो जाएगा, बहुत सिंपल है। देखिए वापिस समझिएगा, कर्नाटक राज्य, ठीक है, कालाहांडी, केमनगुड़ी और कुद्रेमुख, ये आपको याद हो जाएंगे। अब ध्यान रखना
अब याद रखना है चिकमंगलूर और चित्रदुर्ग, एक नाम है चिकमंगलूर और चित्रदुर्ग, ठीक है, और एक नाम है बल्लारी, याद हो जाएगा। इससे पहले आपने सुना होगा बादाम पहाड़, इससे पहले हमने एक नाम पढ़ा था बादाम पहाड़, बादाम पहाड़ का उड़ीसा में, बादाम का पहाड़ कहाँ पढ़ा हमने, उड़ीसा में। एक नाम पढ़ा हमें सुलेमपात, मयूरभंज जिले में सुलेमपात, ये कहाँ पढ़ा हमने, उड़ीसा में, ठीक है। एक नाम पढ़ा हमने क्यूझर, एक नाम हमने पढ़ा क्यूझर, और क्यूझर भी कहाँ है, उड़ीसा जिले में, क्यूझर भी कहाँ है, उड़ीसा जिले में, तो याद हो जाएगा आपको। नेक्स्ट जो महत्वपूर्ण है वो महत्वपूर्ण है छत्तीसगढ़ राज्य में। नेक्स्ट कौन है, छत्तीसगढ़ राज्य, और देश का तीसरा बड़ा राज्य है। यहाँ देश के कुल भंडार का 16% उत्पादन किया जाता है, 16% उत्पादन यहाँ पर होता है। यहाँ पर भी किस प्रकार का, यहाँ पर भी हेमेटाइट प्रकार का ही लोएक्स प्राप्त होता है, यहाँ पर भी किस प्रकार का, हेमेटाइट प्रकार का ही लोएक्स प्राप्त होता है, ये भी इसमें महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट, कौन से स्थान महत्वपूर्ण है, देखिए यहाँ ध्यान रखना है आपको, सबसे इम्पोर्टेंट ये याद करके जाएं, है ना, डल्ली, है ना, इसको ये नाम धल्ली लिखा हुआ है, सही नाम है डल्ली इसको बोलते हैं, ठीक है। डल्ली, राजहरा और बेलाडीला के खाने, ये महत्वपूर्ण है, डल्ली, राजहरा और बेलाडीला के खाने, ठीक है, तो याद हो जाएगा। हेमेटाइट प्रकार का लोएक्स यहाँ मिल रहा है, किस प्रकार का, हेमेटाइट प्रकार का, डल्ली, राजहरा और बेलाडीला की खाने महत्वपूर्ण है, ठीक है। यहाँ से लोएक्स शोधन के लिए भिलाई कारखाने में ले जाया जाता है, कौन से कारखाने में, भिलाई कारखाने में ले जाया जाता है। नेक्स्ट फिर है कि विशाखापट्टनम बंदरगाह से जापान को निर्यात कर दिया जाता है, विशाखापट्टनम बंदरगाह से जापान को निर्यात कर दिया जाता है। तो ऐसे पूछ सकता है कि किस बंदरगाह से, ठीक है, छत्तीसगढ़ में प्राप्त होने वाला जो लोएक्स है वो किस बंदरगाह से जापान को निर्यात कर दिया जाता है, तो ध्यान रखना है आपको, विशाखापट्टनम बंदरगाह से जापान को निर्यात कर दिया जाता है। इससे पहले हमने उड़ीसा पढ़ा था, तो उड़ीसा में भी यही था कि लोएक्स का जो निर्यात है वो विशाखापट्टनम और एक बंदरगाह और एक पाराद्वीप, वहाँ से जापान और अन्य देशों को निर्यात कर दिया जाता है, ये महत्वपूर्ण हो गया। 4th नंबर पे है गोवा राज्य, ठीक है, ये चौथा बड़ा राज्य है। यहाँ पर लिमोनाइट और लेटराइट सेडेराइट जो घटिया किस्म का लोएक्स होता है वो यहाँ पर प्राप्त होता है। और उसके बाद झारखंड आपको ध्यान रखना है। इसके बाद कौन सा राज्य महत्वपूर्ण होता है, झारखंड राज्य महत्वपूर्ण होता है, वो आपको जरूर ध्यान रखना है। झारखंड के अलावा भी यदि हम राज्य देखें, ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखें, राजस्थान की दृष्टि से भी आपको ध्यान रखना है कि उसके अलावा झारखंड के बाद राजस्थान में देखें तो उदयपुर, जयपुर, भीलवाड़ा, अलवर और हरियाणा सबसे इम्पोर्टेंट है ये राज्य। और राजस्थान में महत्वपूर्ण है, राजस्थान में कौन से ज़िले महत्वपूर्ण हैं, तो ये महत्वपूर्ण ज़िले हैं उदयपुर, जयपुर, भीलवाड़ा और अलवर। यहाँ पर सर्वाधिक लोएक्स प्राप्त होता है राजस्थान की दृष्टि से, उदयपुर जिला, जयपुर जिला, भीलवाड़ा जिला और अलवर जिला। तो राजस्थान का भी इसमें नाम है, ये भी आप जरूर ध्यान रखें। तो हमने देखेंगे एक बार वापस, तो हमने कौन कौन से पढ़ लिए। राज्यों की दृष्टि से हम बात करें तो राज्यों की दृष्टि से हमारे पास उड़ीसा सबसे पहला आ गया। उड़ीसा में मयूरभंज नाम ध्यान रखना है, मयूरभंज में सुलेमपात आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपको नाम ध्यान रखना है कि बादाम पहाड़, बादाम पहाड़ का है उड़ीसा में। उसके बाद नाम ध्यान रखना है क्यूझर, और क्यूझर भी कहाँ पर है, उड़ीसा में। ओके, नेक्स्ट कर्नाटक, तो कर्नाटक में सबसे महत्वपूर्ण बल्लारी, उसके बाद चिकमंगलूर, फिर चित्रदुर्ग, ठीक है, और शिमोगा, ये महत्वपूर्ण है। चिकमंगलूर ज़िले में बाबा बुदन की पहाड़ी, ठीक है। कैसे कर्नाटक हमने पढ़ा है, तो कैसे कालाहांडी, कैसे केमनगुंडी और कैसे कुद्रेमुख, ये महत्वपूर्ण हो जाएगा। तीसरे नंबर पर राज्य छत्तीसगढ़ आएगा। चौथे नंबर पर भी जो महत्वपूर्ण राज्य है उसका नाम गोवा है, फिर झारखंड है, और उसके बाद राजस्थान का ध्यान रखना, तो राजस्थान में उदयपुर है, जयपुर है, भीलवाड़ा है और अलवर है, ये आपको ध्यान रखने हैं। तो ये महत्वपूर्ण आपको ध्यान रखने हैं। ये अभी हमने
कवर कर लिया है लोअर एक्स। ओके, थैंक यू।